Hello dear student, welcome to online class. Today subject geography. हाँ तो बच्चों, हमने स्थल परिवहन बता दिया था। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन और रेल परिवहनों के बारे में बता दिया। हमारा तीसरा जो टॉपिक है परिवहन वाले चैप्टर में, 10वां चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी का, उसमें तीसरा टॉपिक जो है वो जल परिवहन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल परिवहन की। तो जल परिवहन होता क्या है? देखिए बच्चों, आजकल हमने देखा होगा जल परिवहन के द्वारा विश्व का 90% से अधिक व्यापार होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। बड़े बड़े मशीनरी, बड़ी बड़ी जितने भी बड़े बड़े भारी सामान जो आता है वो सब जल परिवहन के माध्यम से ही आता है। यानी जल के द्वारा होने वाला परिवहन, जिसमें बड़ी बड़ी नावें, स्टीमर, पानी के बड़े बड़े जहाज आते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे आज, और इसी में हम विश्व के संदर्भ में भी बात करेंगे और महाद्वीपों के आधार पर हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जल परिवहन। परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन सामान्यतः सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। अगर परिवहन के साधनों की बात करें तो सबसे जो सस्ता है और सुलभ साधन है वो जल परिवहन है। जलमार्ग नदियों, झीलों, नहरों तथा समुद्रों से होकर जाते हैं। ये जलमार्ग के निर्माण के लिए विशेष धन नहीं व्यय करना पड़ता है। ये कई कारण है जिससे ये सुलभ और सस्ता है। यानी इसमें क्या होता है, कोई भी मार्ग बनाने नहीं पड़ता। जैसे सड़क में तो सड़क बनानी पड़ती है, रेल मार्गों में रेल की पटरियां बिछानी पड़ती हैं, लेकिन इसमें कोई मार्ग बनाना नहीं पड़ता है। यद्यपि पोताश्रय का मतलब होता है जहाँ पर पोत पानी के जहाज ठहरते हैं, उनके निर्माण, जल मार्गों को गहरा एवं सुरक्षित रखने आदि पर्याप्त कुछ धन व्यय होता है। यानी जहाँ करके ये पानी के जहाज जाते हैं वहाँ पर उनके रास्तों को गहरा करना पड़ता है ताकि आसानी से जहाज चले जाएं, और पोताश्रय का निर्माण किया जाता है। नौकाएं, स्टीमर, जलपोल, ये गलत लिख रहा है, जलपोत है, जलयान आदि जल परिवहन के प्रमुख साधन हैं। सामान्यतः सस्ते और भारी पदार्थ, कोयला, लौह अयस्क, लौह इस्पात, सीमेंट, अनाज आदि को ढोने के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सारे भारी भारी पदार्थ हैं जिनका आदान प्रदान या व्यापार जो होता है वो जल परिवहन के माध्यम से ही होता है। नदियों और झीलों में जल की गहराई और मात्रा के अनुसार नौकाएं तथा छोटे बड़े जलपोत भी चलते हैं। जल परिवहन को 2 वर्गों में व्यक्त किया जाता है। पहला है आंतरिक जलमार्ग, दूसरा है समुद्रीय महासागरीय जलमार्ग। तो जल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग और समुद्रीय महासागरीय जलमार्ग। तो हम देख सकते हैं ये यूरोप की आधुनिक बंदरगाहें, इस तरीके से जहाज पानी के अंदर से किनारों पर पहुंच जाते हैं और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आगे ये एक चित्र दिया गया है, राइन नदी जलमार्ग से गुजरता हुआ पोत यानी पानी का जहाज। तो इसका पहला प्रकार जल परिवहन का आंतरिक जलमार्ग, यह महाद्वीपीय या स्थलीय भागों में स्थित, ये महाद्वीप के बीच में जो स्थलीय भाग हैं उनमें बीच में स्थित नदियों और झीलों से होकर होता है। इसके लिए वे नदियाँ और झीलें उपयुक्त होती हैं जिनमें पर्याप्त जल और गहराई के साथ ही ढाल कम पाया जाता है। आंतरिक जल परिवहन में वे झील और नदियाँ आती हैं जिनमें गहराई अधिक है और ढाल कम पाया जाता है। नदियों में रेत आदि के निक्षेप भी जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी नदी के साथ में बहकर आती है तो वो तली में जम जाती है, तो वो क्या इसमें डिस्टर्ब करती है। जो नदियाँ या झीलें शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं, यानी गर्मियों में सूख जाती हैं और शीत ऋतु में जम जाती हैं, उन्हें केवल मौसमी परिवहन ही संभव हो पाता है, यानी वर्षा ऋतु में ही इनका परिवहन होता है। विश्व में जिन भागों में पर्याप्त जल प्रवाह वाली बड़ी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं उनका उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। विश्व के प्रमुख आंतरिक जल मार्गों का विवरण निम्न प्रकार है। तो ये हम देख सकते हैं, यूरोप की राइन नदी है और राइन नदी जलमार्ग है ये राइन नदी। तो हम देख सकते हैं स्विट्जरलैंड से होती हुई ये राइन नदी जाती है नीदरलैंड। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों की। तो सबसे पहली बात, यूरोप के आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग
यानी आंतरिक जलमार्गों की दृष्टि से यूरोप की स्थिति उत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां यूरोपीय देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करती हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में राइन है, सीन है और पो नदियां हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में डैन्यूब, डोन, नीपर, नीस्टर आदि नदियां हैं। नदियां और कैस्पियन सागर में गिरने वाली वोल्गा नदी के निचले भाग का प्रयोग जो है वो जल परिवहन के लिए किया जाता है। ये यूरोप महाद्वीप की स्थिति है। पश्चिमी यूरोपीय कुछ देशों जर्मनी और फ्रांस आदि में जल परिवहन के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से प्रवाहित होती है। रूर नदी पूर्व में राइन नदी में मिलती है। जो संपन्न कोयला क्षेत्र, यहाँ रूहर कोयला क्षेत्र है जहाँ पर विश्व का सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है, तो उस कोयला क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। मानचित्र 10.6 में अभी मैंने दिखाया था। ये नीदरलैंड से इधर से निकलती है और स्विट्जरलैंड में होती हुई चली जाती है। तो यहाँ कोयला क्षेत्र है जर्मनी में, ये वाला क्षेत्र ये कोयला क्षेत्र है यहाँ, तो यहाँ होकर के आती है इसे रूहर कोयला क्षेत्र में। दूसरा है उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित महान झीलों में जल परिवहन की पूर्ण सुविधा है और महान झीलों में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी झील से होकर सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने तक जलपोत के आने जाने की सुविधा से यह एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो नदियों में भी नौकागम्य है जो कई औद्योगिक नगरों को आपस में जोड़ती हैं। कनाडा में महान झील मार्ग के अतिरिक्त सस्केचान, मैकेंजी और ओटावा नदियों में भी जल परिवहन होता है, किंतु शीत ऋतु में हिमाच्छादन यानी बर्फ के जमने से इसमें अवरोध उत्पन्न होता है। अब आता है एशिया के आंतरिक जलमार्ग। चीन में हांगो नदी अपने मुहाने से लगभग 200 किलोमीटर ऊपर तक नौकागम्य है। इसके अलावा यांगटीसी क्यांग नदी भी मुहाने पर स्थित संघाई नगर से लेकर क्यूकियांग तक नौका जाने योग्य है। दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली सिकियांग नदी अपेक्षाकृत अधिक नौकागम्य है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इरावदी, मीनाम, सिकियांग आदि नदियां मुहाने से थोड़ी दूर तक नौकागम्य हैं, जिनका व्यापारिक महत्व बहुत कम है। अब आता है दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। तो इसके उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली विशाल नदी जो है वो अमेजन नदी अपनी सहायक नदियों सहित लगभग 30,000 किलोमीटर लंबाई जलमार्ग प्रदान करती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी। दक्षिणी ब्राजील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे को पराना, पराग्वे तथा प्लाटा नदियों के जलमार्गों की सुविधा है, जहां मुहाने से लगभग 1500 किलोमीटर अंदर तक जलपोत सुगमता से पहुंच जाते हैं। अफ्रीका के आंतरिक जलमार्ग। अफ्रीका में नील, कांगो, नाइजर आदि कई बड़ी नदियां हैं। यद्यपि नील नदी केवल मोहाना प्रदेश में ही नौकागम्य है, यानी नाव आ जा सकती है, किंतु नाइजर और कांगो नदियों के मुहाने से लेकर लगभग 1100 किलोमीटर भीतरी भाग तक जल परिवहन की सुविधा है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हम देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में केवल मरे तथा डार्लिंग नदियों के मुहाने से लगभग 1500 किलोमीटर अंदर तक जलपोत पहुंच सकते हैं। अन्य नदियां जो हैं वो नौगम्य नहीं हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का कल पढ़ाएंगे। महासागरीय जलमार्ग, हमारा मकसद यही है बच्चों, धीरे धीरे आपको समझाया जाए। कोई भी परेशानी होती है तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं पर्सनल नंबर पे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।